बड़े दिनों के बाद मेरा मायका जाना हुआ था। कोई 20 बरस बाद। माता पिता तो कब के गुजर गए। बस छोटे भाई का परिवार ही रहता है हमारे पुश्तैनी घर में। जब मेरी शादी हुई थी तब के मायका और अब के मायके में बहुत फ़र्क आ गया है। शहर से लगे जहाँ खेत खलियान और कच्चे मकान हुआ करते थे, वहाँ भी अब करंटिक के जंगल उगाए हैं। शहर से पहले से ज़्यादा चमक दमक वाला, मगर शोर शराबे से भर गया है। जब तक मेरे बच्चे छोटे थे कहीं आना जाना ही मुश्किल था। शादी के कुछ सालों बाद तक तो काफ़ी आती जाती रही। फिर माँ पिताजी की गुजरने के बाद जाना करीब बंद ही हो गया। बच्चों की परवरिश और उनके स्कूल कॉलेज के चक्कर में कभी फुर्सत ही नहीं मिली। फिर बच्चे जवान हुए तो उनकी शादी ब्याह और नौकरी की चिंता में लगी रही। अब बच्चे सेटल हो गए हैं, पति भी रिटायर हो चुके हैं, तो अब फुर्सत ही फुर्सत है। भरा पूरा घर है, कामकाज के लिए 3 नौकर हैं। बेटे की शादी हो गई है, प्यारी सी बहू है, पूरे दिन घर में चहकती रहती है। बहुत दिन से सोच रही थी कि जीवन ने अब जो थोड़ी बहुत फुर्सत दी है तो क्यों ना भाई के घर कुछ रोज रह आऊं। कितना लंबा वक्त गुजर गया अपने मायके गए हुए। मैंने अपने मायके का जिक्र अपनी बहू से किया तो वह भी साथ चलने को मचल उठी। अपनी बहू के साथ मेरी बड़ी पटती है। हम सास बहू कम, दोस्त ज़्यादा हैं। हंसमुख बातूनी और हर तरह से ख्याल रखने वाली लड़की है मेरी बहू निशा। सच तो यह है कि जिस दिन से हमारी बहू बनकर इस घर में आई है, मुझे लगता है मेरी बेटी लाडो ही वापस आ गई है। लाडो की शादी कनाडा के एक व्यवसायी के साथ हुई है, इसीलिए उसका आना भी बहुत कम हो गया है। लेकिन उसकी कमी निशा ने पूरी कर दी है। बहुत भाग्यशाली हूँ मैं कि मुझे ऐसी बहू मिली। सच तो यह है कि मैं उसे कभी बहू के रूप में देखती ही नहीं। वह तो मेरी बेटी है। बेटी, मैंने अपने बेटे और पति से मायके जाने की बात कही तो उन्होंने खुशी खुशी रजामंदी दे दी। फ़ोन करके भाई को बताया तो वह उछल ही पड़ा, बोला मैं लेने आ जाऊं। मैं हंसी और बोली, अरे अभी तेरी बहन इतनी बूढ़ी नहीं हुई है कि ससुराल से मायके ना आ पाए। तू चिंता ना कर, निशा साथ आ रही है, हम आराम से पहुंच जाएंगे। कितना अच्छा लग रहा था इतने सालों बाद अपने मायके आकर। यहाँ मेरा बचपन गुजरा, इस घर के आंगन में जवान हुई, ब्याही गई। सब कुछ चलचित्र सा आंखों के सामने से गुजरने लगा। निशा के ससुर जी इसी आंगन में आए थे मुझे ब्याहने के लिए। दरवाजे पर घोड़ी से उतरने को तैयार नहीं थे, तब छोटा ही अपने कंधे पर उठाकर भीतर लाया था। इसी घर के दरवाजे से माँ ने रोते कलपते भारी मन से मुझे उनके साथ विदा किया था। शाम को मैंने सोचा कि चलो कुछ पड़ोसियों की खबर ले आऊं। पता नहीं अब कौन बचा है कौन नहीं। 4 गली छोड़कर मेरी बचपन की सहेली कमला का घर भी है, उसे भी देखाऊं। मैंने निशा को ढूंढा तो देखा कि वह रसोई में अपनी ममिया सास के साथ कोई डिश बनाने में जुटी है। मैं अकेले ही निकल पड़ी। कमला सुंदर और तेज तर्रार थी। शादी के बाद वह कभी ससुराल नहीं गई, उल्टा उसका पति ही घर जमाई बनकर आ गया था। 2 बेटे हुए। बड़ा तो जवान होते ही लंदन चला गया और फिर वहीं किसी अंग्रेजन से शादी करके बस गया था। छोटा बेटा कमला के साथ रहता था, पर भाई से सुना कि वह भी 5 साल पहले गुजर गया। पति पहले ही गुजर चुके थे। अब उसके घर में बस 2 प्राणी ही बचे हैं, एक कमला और दूसरी उसकी जवान विधवा बहू। कमला शुरू से ही बड़े अक्खड़ और तेज स्वभाव की थी, सब पर हावी रहती थी, लड़ने में उस्ताद। पता नहीं
बहू के साथ उसका कैसा व्यवहार होगा। उसकी पटरी बस मेरे साथ ही खाती थी, वह भी इसलिए कि मैं उससे थोड़ा दबती थी। वह बोलती थी और मैं सुनती थी। यह तमाम बातें सोचते सोचते मैं उसके घर पहुंच गई। उसकी बहू ने दरवाज़ा खोला। आंगन में पलंग पर बैठी कमला पर नज़र पड़ी तो मैं हैरान ही रह गई। मेरी ही उम्र की कमला इतनी ज़्यादा बूढ़ी दिखने लगी है। बातचीत शुरू हुई। पता चला कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, अर्थराइट्स, अपच और न जाने क्या क्या बीमारियां उसे घेरे हुए हैं। मोटा धुलधुल शरीर, ऐसा कि खाट से उठना ही मुश्किल। उसके पति को गुजरे 20 साल हो गए। 5 साल पहले छोटा बेटा एक्सीडेंट में चल बसा। उसके बाद से कमला अपनी बहू के साथ ही रह रही थी है। नाते रिश्तेदार अब झांकने भी नहीं आते। कमला की तेज तर्रारी को देखते हुए पहले भी कौन आता था। सफ़ेद कुर्ते सलवार में उसकी बहू का चेहरा देखकर मेरा दिल तड़प उठा। चाय की ट्रे हमारे सामने रखकर वह अंदर गई तो फिर नहीं लौटी। मैं कमला से काफ़ी देर तक बातें करती रही। ज़्यादातर तो वह अपनी बीमारियों का रोना ही रोती रही। फिर बोली, तू आई तो अच्छा लगा। यहाँ तो अब कोई मुझसे बात करने वाला भी नहीं है। खामोश घर काटने को दौड़ता है। मौत भी नहीं आ रही है। मैं हंसकर बोली, क्यों, इतनी प्यारी बहू तो है, उससे बोल बतिया लिया करो। कमला एक फीकी सी मुस्कान देकर चुप लगा गई। मैं इंतज़ार करती रही कि उसकी बहू बाहर आए तो उससे भी कुछ बातें कर लो। बेचारी जवानी में ही सुहाग उजड़ गया। कैसा दुख लिख दिया भगवान ने इसके भाग्य में। लेकिन काफ़ी इंतज़ार के बाद भी जब वह नहीं आई तो मैं ही उठकर अंदर रसोई में गई। देखा पीढ़े पर बैठी चुपचाप सब्जी काट रही थी। मैं वहीं बैठ गई। दूसरे पीढ़े पर वह मुस्कुराई। मैंने हंसकर कहा, सास के साथ बैठा करो, उनका अकेले दिल घबराता है। वह भी फीकी सी हंसी, फिर धीरे से बोली, उन्होंने जब कभी अपने पास बैठाया ही नहीं तो अब क्या बैठूं आंटी जी। मैं अपनी माँ का घर छोड़कर आई थी। सोचा था यहाँ इनसे माँ का प्यार मिलेगा, मगर इनसे तो बस धुतकार ही मिली। हमेशा नफरत ही करती रही मुझसे। कभी प्यार के 2 बोल नहीं बोले। मेरे हर काम में नुक्स निकालती रहीं। जब तक ये जिंदा रहे मेरी शिकायतें ही करती रहीं उनसे। न मेरे ससुर को चैन से जीने दिया और न मेरे पति को। मैं जब से इस घर में आई इनके ताने ही सुने। उनके गुजरने के बाद उलाहना देती रहीं कि मैंने इनका बेटा छीन लिया। अरे मेरा भी तो सुहाग उजड़ गया। आंटी जी, आपसे क्या छुपाना, ये मेरे पति का दिमाग खाती थी हमेशा। तभी एक दिन गुस्से में घर से निकला और उसका एक्सीडेंट हो गया। यही जिम्मेदार है उसकी मौत की। इन्होंने कभी दूसरे की पीड़ा परेशानी नहीं समझी, दूसरे की खामोशी नहीं समझी। अब अगर शिकायत करें कि आज कोई उनसे बोलता नहीं तो उन्हें भी अच्छी तरह पता है कि इसमें गलती किसकी है। कमला की बहू की बातें सुनकर मेरे मुंह पर तो ताला पड़ गया। इसके बाद मैं उसे कोई नसीहत ना दे सकी। सच ही तो कहा था उसने। कमला आज अगर वह शिकायत करे कि वह अकेली है और कोई उससे बोलता नहीं तो इसकी जिम्मेदार वह खुद है। उसने जीवन भर जैसा बोया है अब बुढ़ापे में वही तो काटेगी। दोस्तों, आप सबको यह स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।